नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का हर रोज की तरह बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं दीनानाथ अदालत में न्याय होला, दीनानाथ अदालत में न्याय होला, जे जैसन करे वैसन सजाए होला। जी हां, आप सभी को महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग छठ ज़रूर मनाएं, लेकिन आस्था और विश्वास के बीच सावधानी भी बेहद ज़रूरी है। कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, कई स्टेट्स में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसीलिए सावधानी बरतते हुए छठ का त्यौहार मनाएं। आस्था और विश्वास हो, लेकिन सावधानी भी बेहद ज़रूरी है। आप सभी को एक बार फिर से महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आज छठ पूजा के दौरान नहाए खाए यानी खरना की रस्म अदायगी की गई और छठ व्रतियों ने खरना की रस्म अदायगी की। और कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, यानी डूबते हुए सूर्य को पहली बार अर्घ्य दिया जाता है। और अगले दिन यानी 21 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और इसकी तैयारी लगभग चल रही है। और आपको अगर हम बताना चाहें, पश्चिम बंगाल से अगर खबर हमारे पास आ रही है, पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैद रहेंगे हर छठ घाट पर। इसीलिए तमाम सरकारी नियमों का पालन ज़रूर करें। आइए इसके बाद हम आपको बता दें, झारखंड से हमारे पास खबर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बाल बाल बच गए। उनका काफिला जा रहा था एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने, तभी एक गाड़ी आकर उनके काफिले में घुस गई। स्कॉर्पियो बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो तेज गति से दौड़ती हुई उनके काफिले में आ टकराई, जिसकी वजह से उनके दल का, उनके काफिले का एक गाड़ी ऑडी और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं मिल रही है, लेकिन ऑडी को आंशिक क्षति पहुंची है, लेकिन स्कॉर्पियो को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाल बाल बच गए हैं। आइए इसके बाद आपको लिए चलते हैं बंगाल। बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी के सीतारामपुर पहुंचे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी। यहां उन्होंने छठ घाट का परिदर्शन किया। छठ घाट देखकर यहां उन्होंने निरीक्षण किया और जायजा लिया कि यहाँ पे किस तरह की तैयारी की गई है, और यहाँ के लोगों से मुलाकात भी की। उनके साथ पार्षद अभिजीत आचार्य भी मौजूद थे और इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे बात भी की। এখানেও দেখছি বিহারে যেভাবে বিজেপি এবং নীতিশ সরকার ছট পূজায় বাধা দিচ্ছে, ছটে পারমিশন দিচ্ছে না, ঠিক একই চেষ্টা করছে এখানে বেঙ্গলেও। দেখুন এই পুকুরটা রেলের, এবং প্রত্যেক বছর রেল কিছুটা হলেও কাজ করতো, এবছর রেল কোনো কাজই এখানে করে না। পুরোটা রেলের ট্যাঙ্ক হলেও রেলের যারা কর্তা ব্যক্তিরা আছেন তারা জানেন যে এখানে প্রচুর মানুষ আসেন, তারা ছট পুজো করেন, কিন্তু তারা কোনো হেল্প করলো না। সমস্ত কাজই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পৌর নিগম এটা করেছে। তো আমরা দেখছি মানসিকতার কোনো চেঞ্জ হয়নি। ভোটের আগে সব ছটব্রতীদের ভোট চাই, সব বিহারীদের ভোট চাই, আর ভোট যেই ফুরিয়ে গেল আর বিহারীদের দরকার নেই, ইউপির লোকের দরকার নেই, হিন্দিভাষীদের দরকার নেই। তাই বিহারে তারা ছট পূজা বন্ধ করার চেষ্টা করলো, পারমিশন দিল না। আর বেঙ্গলেও যেখানে যেখানে তাদের ক্ষমতা, যেখানে রেল আছে, সেল আছে, ইসিএল আছে, বা অন্যান্য যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা আছে, তারা যে পরিষেবা দিত সেটা থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করছে। গত বছর দেখেছিলাম বাবুল সুপ্রিয় এমপি, তিনি এসে খুব ঘোরাঘুরি করেছিলেন এখানে, আম ইয়ে কর দেগা, ও কর দেগা, ও কর দেগা। নিজের ভোট পেরিয়ে গেল, আর কোনো খোঁজ খবর নেই যে কুলটি কা ক্যা হোগা। এখন সব আমরা দেখবো, এখন সব মমতা ব্যানার্জি দেখবে, ভোট এলে আবার সব চলে আসবে। এটা চলতে পারে না, বেশি দিন এটা চলতে পারে না, এবং এই প্রথা ঠিকও না। যে কোনো উৎসবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা, উৎসবকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা ঠিক না। बिहार में सरकार का गठन तो हुआ, लेकिन कैबिनेट में डॉक्टर मेवालाल को मंत्री बनाए जाने को लेकर काफी विरोध भी हुआ। डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर कई तरह के आरोप हैं, लिहाजा विपक्ष ने इसे लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी थी। और इसके बाद नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर ये फैसला लेना पड़ा और आखिरकार डॉक्टर मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। और फागू चौहान जो यहाँ के राज्यपाल हैं बिहार के, उन्हें
इस्तीफा मंजूर करना पड़ा और इसके बाद डॉक्टर अशोक चौधरी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डॉक्टर अशोक चौधरी भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं और उन्हें शिक्षा विभाग का अतिरिक्त मंत्रालय दिया गया है डॉक्टर अशोक चौधरी को। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं एक और अहम खबर से आपको जोड़ते हैं। आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। 104वीं जयंती देश के विभिन्न हिस्सों में मनाई गई। हमारे पास जो खबर आ रही है और आपको बता दूं कि बंगाल के कुल्टी में भी उनकी जयंती मनाई गई और इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कि यहाँ कांग्रेस की तरफ से स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंडी चैटर्जी खास तौर से मौजूद थे और कांग्रेस के पश्चिम बर्दवान जिला सचिव मोहम्मद सबीरुद्दीन और यहाँ के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, कुल्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट, युवा कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन भी मौजूद थे। उन नेताओं की मौजूदगी में यहाँ श्रद्धांजलि दी गई स्वर्गीय इंदिरा गांधी को। आशा देवी, मधु भूया, যে রাজত্ব চলছিল, যে ভারতবর্ষে কয়লা শিল্প, লোহা, ওদিকে ব্যাংক ন্যাশনালাইজ, এগুলো ইন্দিরা গান্ধীর অবদান। আজ আমরা যে মাটিটাতে দাঁড়িয়ে আছি, এই জায়গাটাও ইন্দিরা গান্ধীর অবদান। আর ইন্দিরা গান্ধী এগুলো তৈরি করেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী এগুলোকে ন্যাশনালাইজ করেছিলেন, এই অঞ্চলের মানুষকে বাঁচিয়েছিলেন। যাই হোক, আমি ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলবো না, শুধু এটুকুই বলবো যে ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর একজন নেতৃস্থানীয় যাকে পৃথিবীর সমস্ত দেশ মেনে নিয়েছে ইন্দিরা গান্ধীকে। এইটুকু বলেই আবার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করলাম। আছেন যে আজ আমাদের দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীজির 104তম জন্মজয়ন্তী, ওনারই উপলক্ষে আমরা আজ অল ইন্ডিয়া ইউথ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজ ওনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য মা তুজে ইসলাম বলে একটি কর্মসূচি আমরা পালন করছি। সেই কর্মসূচিতে আমরা আজকে অনেক দুস্থ পরিবার, গরিব পরিবারদেরকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছি। কুল্টি আইএনটিসি অফিসে আজকে আমাদের কংগ্রেস সিনিয়র নেতৃত্ববৃন্দদের উপস্থিতিতে, যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বে আমরা এই কর্মসূচি আজ পালন করছি। আজকে চাল আর আটা বিতরণ হ্যাঁ, চাল আটা আমরা গরিবকে বিতরণ করেছি। কি নাম? আমার নাম সুকান্ত দাস, আমি কুল্টি বিধাनसभा যুব কংগ্রেসের সভাপতি। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई दिल्ली सरकार की तरफ से और इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। कई मुद्दों पर चर्चा की गई और खासकर कोरोना को कैसे रोका जाए इस पर भी खास तौर से चर्चा की गई। अंततः यह फैसला किया गया कि अब मास्क नहीं पहनने वालों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगा जाएगा। अगर आप दिल्ली में हैं और मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बगैर मास्क के अगर आपको पकड़ा गया तो आपसे 2000 रुपये ले लिए जाएंगे, आपको 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। पहले 500 रुपये का जुर्माना किया गया था, इस जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया गया है, 2000 रुपये कर दिया गया है। और दिल्ली से आप अगर एनसीआर की तरफ आप जाते हैं तो आपको एक चेकअप से गुजरना पड़ेगा, आपको कोरोना चेकअप करवाना होगा, तभी आप दूसरे स्टेट में जा पाएंगे। और इस तरह के फैसले लिए गए। हालांकि कई दलों के लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि छठ पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है, लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि ये संक्रमण की बीमारी है, एक संक्रमण कईयों को संक्रमित कर सकता है, इसीलिए इस पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है यहाँ छठ पर। और उन्होंने कहा कि उनकी मंशा ये नहीं थी छठ माँ की वो श्रद्धा करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग बचे रहेंगे तो अगले साल छठ धूमधाम से किया जाएगा। इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल ने यहाँ कही, इस सर्वदलीय बैठक में कही। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं रानीगंज से हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि यहाँ एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रुनु दत्ता ने इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने भी नदी हैं, दामोदर नदी में खासकर यहाँ बालू उत्खनन का, अवैध तरीके से बालू उत्खनन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ धंसान की समस्या नदी में हो रही है, जिसकी वजह से लोग डूब भी रहे हैं। आपको ये बता दूं कि यहाँ 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। रानीगंज के 3 छात्र जो ट्यूशन जाते वक्त दामोदर नदी चले गए थे नहाने और इस दौरान उन तीनों की मौत हो गई डूबकर। और इसके बाद पूरे रानीगंज में पसरा है एक मातम। और आपको बता दूं कि इस पर रुनु दत्ता ने कटघरे में खड़ा किया है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी। उनका कहना है कि अवैध तरीके से बालू उत्खनन के काम को बढ़ावा दे रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के
के नेतागण जो मोटी कमीशन भी खा रहे हैं। इस तरह की बात विधायक रुनु दत्ता ने पत्रकारों से कही। पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए रुनु दत्ता ने। যেগুলো আছে জল সরবরাহ করা হয়, এই সবগুলো হচ্ছে ডিফেক্ট হবে, সবগুলোই হচ্ছে যে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে যেভাবে বালিটা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমাদের কাছে অভিযোগ করেছে মানুষ যে গাড়ি ফাড়ি গেলে ব্রিজের অনেক এগুলো পায়াগুলো হচ্ছে যে লড়বড় লড়বড় করছে, কাঁপছে ব্রিজটা। হবে যেভাবে এরা তুলছে কোনো নিয়মকানুন না মেনে, ফলে হচ্ছে গতিপথ যদি একটা বন্যাতে পাল্টে যায় তাহলে হচ্ছে নাই বল্লভপুর না মেজিয়া বা কোনো একটা জায়গা গ্রামটা হচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমরা এটা বিধানসভায় তুলেছি, বলেছি যে যেভাবে হচ্ছে যে এই নদীকে ব্যবহার করা হচ্ছে, বালি অবৈধভাবে করা হচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে প্রশাসন নিশ্চুপ, যারা পারমিশন দিচ্ছে যতটা পরিমাণ পারমিশন দিচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি ঘাট তৈরি হচ্ছে এবং বালি তুলছে, কেউ দেখছে না। পুলিশ সারাদিন সারা রাত ধরে রানীগঞ্জ শহরের উপর দিয়ে ট্রাক পেরিয়ে যাচ্ছে তিরপলটা ঢাকা দিয়ে, কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই যদি চলতে থাকে মানুষ তো বিরক্ত হচ্ছে এবং মানুষ আরও মারা যাবে যদি